हेलो प्यारे बंधुओं, चलिए आज उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियां, भाषा, उनके बारे में जाना जाए। एक नए वीडियो के साथ छोटा सा प्रयास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं: पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। उप पश्चिमी हिंदी बोलियां इसमें भी 6 हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां 3 हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी तो हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि पूर्वी हिंदी जो है उसमें कौन कौन सी भाषा आती है। तो इसकी याद करने की ट्रिक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का तो मैंने ABC किया है। ठीक है, ABC अवधी, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए। उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां 2 हैं: गढ़वाली, कुमाऊं। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, मैथिली और मगही, मैथिली व मगही। तो गढ़वाली, कुमाऊं ये भी जान जाएंगे आप, पहाड़ी हिंदी है। ये गढ़वाली समझ रहे हैं उत्तराखंड की तरफ है, तो पहाड़ भी है उत्तराखंड में, तो वहाँ गढ़वाली या कुमाऊं बोला जाता है। इस प्रकार से आप थोड़ा दिमाग में मैपिंग के थ्रू याद रखेंगे तो याद रहेगा। और आपका बिहारी है तो बिहार से समझ ही रहे हैं कि भोजपुरी बोली जाती है। और मैथिली ठाकुर अभी जीती हैं तो मैथिली हो गया, मैथिली बोली भी है, बहुत प्यारी बोली होती है। मगही, ये सब बिहार में, तो ये बिहारी हिंदी हो गया। ठीक, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी है। तो पूर्व में आपका क्या है, अयोध्या है, तो उधर बोला जाता है, अवधी भाषा बोला जाता है। इस प्रकार से ABC से इसको आप याद रखिए। चलिए, उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां 4 हैं। पहली है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढुड़ाही। ठीक, ढुड़ाही। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढुड़ाडी, यही है ना, ये देख लीजिए, ढुड़ाडी। उपभाषा बोली जाने वाली उपबोलियां उत्तर प्रदेश में जो बोली जाने वाली उपबोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली व भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास सौर श्रेणी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी व सरहिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी व उर्दू आधारित है खड़ी बोली पर। ठीक है, खड़ी बोली का क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व रामपुर। ब्रज भाषा का विकास सौर श्रेणी से हुआ। इसका क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब जिस एरिया में बोला जाता है वह स्थान कौन कौन सा है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, काशीराम नगर, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। कन्नौजी और ब्रज भाषा काफ़ी समानता है, यानी कन्नौज भाषा जो बोला जाता है, ब्रज भाषा जो बोला जाता है, ब्रज मतलब मथुरा की तरफ जो भाषा बोली जाती है वो सिमिलर है लगभग। इसका क्षेत्र कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात। ठीक, फिर नेक्स्ट है, ये देखिए, इसमें है अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी से हुआ। इसकी उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्जापुरी व बनौधी। अवधी का क्षेत्र है फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर से सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। अंशतः मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्से में भोजपुरी भी बोलने लगते हैं, क्योंकि बनारस, मिर्ज़ापुर और भदोही आपका लगभग थोड़ा थोड़ा जो है बनारस को टच करता है। और बनारस जो है
टच करता है गाजीपुर को, तो वहाँ में भोजपुरी थोड़ा बोला जाता है, इस वजह से टच है हल्का सा। अवधी अब समझ लें जो हम लोग बोलते हैं प्रतापगढ़िया, इलाहाबाद में, सुल्तानपुर में, ये सब का हो का हाल बा। हाँ चलिए, पढ़ा तो सब, ये भी अवधि है। भोजपुरी का विकास अर्ध मगधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है भोजपुर, बिहार। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। इसका क्षेत्र है मिर्जापुर, चंदौली, रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। देखिए मैं चर्चा भी कर रहे थे ना, तो मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, भदोही, ये सब एक ही बेल्ट में आते हैं। उधर थोड़ा बोला जाता है, तो टच है उधर का, बिहारी का। ठीक, बुंदेली का विकास और सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। बघेले का विकास हुआ अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा, मध्य प्रदेश। और प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे हुए कुछ भाग वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र है, जैसे बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर। शंकरगढ़ भी जो है रीवा के एकदम सटा हुआ है। तो चित्रकूट भी है, तो इस वजह से वहाँ भी बोली जाती हैं इस प्रकार की बोलियाँ। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 से। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया। किस दिनांक को किया गया? तो 26 जनवरी 1968 से। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 से। ये देखिए, जो मैं कई बार वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो 1989 जो मैं बोलता था, ये देखिए उर्दू को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आपसे बता दिया जाता है पहले से ही। अब हैं मध्यकालीन इमारतें। मध्यकालीन इमारतें क्या क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अटाला मस्जिद किसने निर्माण करा था? इब्राहिम शाह सरकी ने, और जौनपुर में है। जामी मस्जिद हुसैन शाह सरकी, जौनपुर। झांझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, जौनपुर। ये लगभग इब्राहिम शाह सरकी ने अधिकतर कराया है। लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह, जौनपुर। मोहम्मद शाह को और किस उपनाम से जाना जाता है? कमेंट करिएगा। जामी मस्जिद बाबर, शामहल में है। ठीक है, जामी मस्जिद। लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया है। एक लाल किला है दिल्ली में, वो किसने बनवाया? कमेंट करिएगा, मत करिए कमेंट, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इसको लाल किला एक आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, इसको बनवाया था अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नए पेज पर। एक सेकेंड। चलिए, जहांगीरी महल अकबर, आगरा में। पंचमहल अकबर, फतेहपुर सीकरी। खास महल अकबर, फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई महल अकबर, फतेहपुर सीकरी। बीरबल महल अकबर, फतेहपुर सीकरी। जामा मस्जिद अकबर, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा अकबर, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा क्वेश्चन बना था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर ने बनवाया था। किस सन में बनवाया था? कमेंट करिएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी। इस्लाम खां का मकबरा अकबर, फतेहपुर सीकरी। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, आगरा में। मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर, सिकंदराबाद। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां, आगरा। जामा मस्जिद शाहजहां, आगरा। ताजमहल शाहजहां, आगरा में है। ठीक है, शाहजहां ने बहुत ही स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कौन सा किसके कार्यकाल में रहा? तो ये शाहजहां के कार्यकाल में रहा।
और चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो जहांगीर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संगीत कला। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ सामवेद को संगीत का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की जिसे संगीत की बाइबिल कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है जिसे संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र। मध्यकाल के विख्यात कवि अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन बना था। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया है, इस क्वेश्चन बना है। ठीक है। और ये भी पूछा अमीर खुसरो किस जिले से हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा आप लोग। प्रसिद्ध संगीतज्ञ ध्रुपद धमार के प्रवर्तक संत स्वामी हरिदास जी वृंदावन में निवास करते थे। संगीताचार्य तानसेन अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। तानसेन, ठीक है, अकबर के 9 रत्न थे जिसमें से एक ये भी थे। रामपुर के संगीतज्ञ वजीर अली खां ने वीणा वादन में ख्याति प्रसिद्धि का प्रयोग करके सैनिया घराना जैसे संगीत घराने का जन्म दिया। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली की धुन का बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। इन बड़े ख्यालों को महान बीनकारों आदारंग तथा सदारंग ने विकसित किया। इटावा संगीत घराना सितार वादन के लिए और अतरौली का घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह बड़े संगीत प्रेमी थे। इनके समय में ठुमरी का विकास हुआ। ठुमरी गायक गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सा अवार्ड गिरजा देवी को दिया गया है ये कमेंट करिएगा। इम्पोर्टेंट है, कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं जिससे आप लोग उनके बारे में जानेंगे, खोजेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व में प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न। देखिए इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न पंडित रविशंकर रामपुर के सितारज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य एवं दामाद थे। विश्व में प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर रामपुर के सितारज्ञ मतलब सितारज्ञ थे उस्ताद रामपुर के। अलाउद्दीन खां उनके प्रमुख शिष्य थे और दामाद थे। दामाद मतलब उनकी बेटी का विवाह उनके साथ किया गया था, पंडित रविशंकर जी के साथ। रामपुर घराना के संस्थापक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां के सर्वप्रथम संगीत क्षेत्र में प्रथम पदक प्रदान किया। रामपुर घराना के संस्थापक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां को सर्वप्रथम संगीत क्षेत्र में प्रथम पदक यानी अवार्ड प्रदान किया गया। ठुमरी के प्रवर्तक और अवध के महान संगीतज्ञ महाराज बिंदादीन ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश करके उसे नई दिशा प्रदान की। ठीक है, और यहाँ तक संगीत का आपका ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा संगीत कला से संस्थान कहाँ पे हैं, उसके प्रमुख लोकगीत क्या हैं उत्तर प्रदेश के। ये चैप्टर जल्द आएगा वीडियो और इसका मैं शार्ट भी डाल दूंगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे आपका उत्तर प्रदेश कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक बुक लाए हैं हम, इन्हें देख लीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस लेखपाल की जो तैयारी करेंगे उनके लिए है। और लेखपाल का एग्ज़ाम समझ लीजिए मई से जून के बीच में हो सकता है कभी भी, और शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएगा। जिनका 60 नंबर है वो सेफ जोन में है, समझ लीजिए। तैयारी करते रहें, वीडियो देखते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।